बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम काशिफ अनवर साहब, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सरिया यूनुस साहिबा, ज़फ़र महमूद चौधरी साहब, चैम्बर के मुअज़्ज़ज़ अहदेदारान और एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान, ख़वातीन व हज़रात, ख़ास तौर पर जिन ख़वातीन को आज अवार्ड दिया गया, अस्सलाम वालेकुम। मुझे इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती कि जिस चीज़ के लिए आप सब लोगों के साथ मिलकर मुसलसल ये जस्तजू हम करते रहे हैं 5 साल, उसके अंदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बहुत बड़ा कदम उठाया। और सिर्फ यही नहीं, जब हम आ भी रहे थे आपके फंक्शन को अटेंड करने के लिए, तो मिसेज़ अलवी मुझसे ये कह रही थी कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जितना सारे प्रोग्रामों के एतबार से, वेदर इट्स ब्रेस्ट कैंसर और वट एवर प्रोग्राम्स यू आर पुशिंग फॉर, उसमें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन दिखाया, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस बात की क्यों अहमियत है? मैं तारीख़ के एतबार से तो आपसे ज़िक्र करता ही रहा हूँ, और आप ये भी जानते हैं कि जितने चैम्बर्स के साथ मेरी गुफ्तगू पिछले 4-5 साल में होती रही है, उनके अंदर मैं हमेशा इस बात को इंसिस्ट करता रहा कि ख़वातीन क्यों नहीं आती हैं आपके प्रोग्रामों के अंदर, क्यों ये मेल डोमिनेटेड ट्रेड इंडस्ट्री का मामला है, क्यों अपनी माओ बहनों को, बेटियों को अपने सबसे ज़्यादा सिक्योर माहौल जो आपका अपना दफ्तर है या आपका अपना कारोबार है, उसके अंदर क्यों आप शामिल नहीं कर रहे। मगर लाहौर चैम्बर ने ये साबित किया कि इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ डूइंग इट, बट इसको लीड करना पड़ता है। अच्छा, लीड करने के हवाले से मैं आपको एक अच्छे वाक़े से अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ कि मैं अभी पिछले दिनों हज करने गया। जब मैं मिना में था तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि जी, जो बांग्लादेश के सदर हैं वो आपकी तरफ मुसलसल मुस्कुरा भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो मैंने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो मैंने बैठे बैठे सलाम किया। फिर उसके बाद फिर भी वो मेरी तरफ देखते रहे। फिर जब वो खाना लेने उठे तो फिर वो मेरी तरफ देख रहे थे और उनके साथ 2-3 लोग और थे जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं उनके पास जाकर उनको सलाम कर लूँ। तो मैं उठकर जब उनको सलाम करने गया तो उन्होंने कहा, देखो मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त से मिलाता हूँ। और उन्होंने कहा, ये हैं हमारे मिनिस्टर, ढाका से इलेक्ट होते हैं और बांग्लादेश के सबसे बड़े फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के चैम्पियन भी हैं, बिलियनर हैं इन डॉलर टर्म्स, और ये तुम्हारे दोस्त हैं, इनका नाम है सलमान रहमान। अच्छा, मैं कुछ दिनों से वाकिफ़ था उनसे, इस वजह से वाकिफ़ था कि मेरी बचपन की उनके साथ वाक़फ़ियत थी, तो मैं ये वाकिफ़ था, मगर मैंने उनके साथ मिला नहीं था 1964 के बाद। मैं आपको ये वाक़या क्यों सुना रहा हूँ? जो फिर उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात रही और मिना में, मक्के में रही, फिर 1-1.5 घंटा वहाँ रही। फिर उन्होंने कहा कि इससे भी हमारी तसल्ली नहीं हुई, मदीने में भी जाकर हमने मुलाकात की। तो उन्होंने मुझे जो वाक़या उससे सिलसिला याद आया, वो ये कि उनकी वालदा थी बेगम फजलुर रहमान साहब जो थे वो अयूब ख़ान साहब की मिनिस्ट्री में एजुकेशन मिनिस्टर थे। और वो ही डाइड इन 64 और समथिंग। और उनकी वालदा जो थी वो तालीम के अंदर मेरी वालदा के साथ बहुत मेहनत करती थी। और कराची में जो लोग वाकिफ़ हैं कराची से, तो एक स्कूल उनके नाम पर भी डॉक्टर बेगम फजलुर रहमान स्कूल, मॉडल नर्सरी, जिसमें KG1 KG2 मैंने किया था, वो बाद में मॉडल नर्सरी के बजाय वो बेगम फजलुर रहमान के नाम से मशहूर हुआ। तो मेरी वालदा और वो मुसलसल तालीम के लिए मेहनत करती थी, एंड दे वर टुगेदर इस्टेब्लिश द सर सैयद गर्ल्स कॉलेज, जो बाद में सर सैयद यूनिवर्सिटी बना। अच्छा, ये जो लीडरशिप है ये मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने भी दिखाई, क़ायद आज़म के साहब के साथ मुसलसल चलती रही हैं। और जिन्ना फैमिली की ख़वातीन के अंदर फ़ातिमा जिन्ना आउटस्टैंडिंग, शी सपोर्टेड हिम। और मैंने पिछले दिनों ये पढ़ा कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एक भाई थे अहमद अली साहब जब बाहर गए तो उन्होंने 1904-05 में किसी स्विस खातून के साथ शादी की और उनकी एक बेटी पैदा हुई। तो हमारी ये मुसलसल तलाश कि हम आइकॉन्स तलाश करें, जो ख़वातीन हैं जो लीडरशिप के मुकाम पर पाकिस्तान की तारीख़ के साथ, इस्लाम की तारीख़ के साथ
दो बहुत बड़ी ख़वातीन का नाम प्रेसिडेंट साहब ने लिया, बीबी खतीजा हु वाज अ बिजनेस वूमन। तो इसका मतलब कभी भी किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी इज्तिमा के अंदर जब मैं कंजर्वेटिव मुसलमानों से बात करता हूं तो बीबी खतीजा का नाम लेकर वो सारी चीज़ें घुल जाती हैं अगर कहीं भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो, है। तो दैट इज़ आर एंकर। इसी तरह से तारीख़ में एंकर, तो समीना अलवी अभी कल 2-4 दिन पहले ज्यूरिक गई, तो वहाँ पर ज्यूरिक की आर्काइव्स में इन जो अहमद अली साहब की बेटी थी उसका नाम था फातिमा गॉफर्ड जिना। तो फातिमा गॉफर्ड जिना की कुछ चीज़ें ज्यूरिक आर्काइव में ये पहली मरतबा देख कर आई हैं, वो अभी मैंने देखी नहीं है। शी हैज़ सम कॉपी, शी जस्ट ब्रॉट इट यस्टरडे, वो मैं देखूंगा और फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे स्विस एम्बेसी से कि ये इसकी अहमियत पाकिस्तान में ज़्यादा होगी बमुकाबले कहीं और के। अच्छा जी, ये कहने के बाद मैं अपनी घर में तो करता ही हूँ, अपनी बीवी को भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। अच्छा, क्यों? उसकी वजह यह है कि ये इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया सियासत के अंदर, हर काम के अंदर। जो काम मैं करने निकला, एक ज़माने में 80s में 70s में मैं खाले जमा करता था बकरीद के दिन, तो मैं और मेरा बेटा जनाब खालें जमा किया करते थे। एंड शी सपोर्टेड दैट। बकरीद के 2-3 दिन हम खालें, चैरिटी के लिए हम खालें ही जमा किया करते थे। शी सपोर्टेड दैट, शी सपोर्टेड मी इन पॉलिटिक्स। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ के आप सबके घरों की तरह शी सपोर्टेड मी इन ऑल रेजिंग द चिल्ड्रन। और दिन में ये गाड़ी चला लेती थी, ड्राइवर ये इसलिए नहीं रखती थी कि बच्चियां हमारी 3 बेटियां और 1 बेटा, तो बच्चियों को बग़ैर सिर्फ अकेले ड्राइवर के साथ भेजना, तो ये ड्राइवर रखती नहीं थी। हमने एक सुजुकी ख़रीदी थी FX 600, तो ये सुबह जाती थी बच्चों को स्कूल छोड़ने। बच्चे, हमारी बेटियां सेंट जोसेफ में, बेटी मरहमा भी बैठी हुई है, बॉस्टन से आई है 2-4 दिन के लिए। तो स्कूल छोड़ने जाती थी, वापस आती थी, मेरे साथ जाती थी मुझे छोड़ने के लिए, क्योंकि एक ही गाड़ी थी। फिर शी वॉज ड्राइविंग, फिर वापस आती थी, फिर बच्चियों को लेने जाती थी 1 बजे, फिर वापस आती थी, फिर 5 बजे मुझे लेने जाती थी, हैं। तो देखो, ज़रूरत थी ना, मतलब देयर इज नथिंग रिमार्केबल अबाउट इट, मगर ज़रूरत थी। तो इस खातून ने वो भी रोल अदा किया, द सिक्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन टू प्रिवेंट हरासमेंट, विच इज़ अनदर इशू, कि हरासमेंट ना हो, हम अपनी बच्चियों का और बहनों का ख्याल करें माशरे के अंदर। दिस इज़ अ बिग इशू। तो उसके लिए हर अंदाज से कोशिश की। तो शी इज़ अ चैम्पियन ऑफ 4 और 5 ग्रेट लीडरशिप्स। और मैं आपको बताता हूँ कि लीडरशिप जैसे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आइकॉनिक के एतबार से शुरू की है, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। मैं आपको बताऊँ क्यों। जब हम यहाँ आए तो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मेरे इलेक्ट होते ही 15-20 दिन बाद एक दिन आया कि जी ब्रेस्ट कैंसर का डे है। तो शुरू ही से इन्होंने ये बहस करनी शुरू की कि एक दिन क्यों है, 1 हफ्ता होना चाहिए। मैंने कहा एक दिन इसलिए होता है कि साल में बहुत सारे दिन आएंगे, कभी कोई किसी चीज़ का, कभी कोई चीज़ किसी चीज़ का। तो शी वॉज अलार्म्ड, ऑलवेज बीन अलार्म्ड बाय ब्रेस्ट कैंसर के डिलेड डायग्नोसिस होता है। तो इन्होंने कहा नहीं, पूरा हम महीना गुजारेंगे। वहाँ से वो महीना शुरू हुआ और अब ये कैफियत है कि आप सबके कोऑपरेशन से अब ये कैफियत है कि ब्रेस्ट कैंसर की टीम्स सैकड़ों और हज़ारों बन गई हैं। शी इज़ नॉट लीडिंग ऑल ऑफ देम, बट शी इंस्पायर्ड देम, है। अब ये कोई ऑर्गेनाइजेशन ना इन्होंने बनाई, लोगों ने कहा जी आप पैसे जमा करिए, इन्होंने कहा हम पैसे नहीं जमा करेंगे। लोगों ने कहा कि जी कोई अस्पताल के लिए कुछ कर ले, इन्होंने कहा वो नहीं करेंगे। लोगों ने कहा कि जी क्या मेमोग्राम के लिए, इन चीज़ों के लिए, मेमोग्राफी मशीन्स के लिए पैसे जमा करें। शी सेड नहीं, हम सिर्फ अवेयरनेस फैला रहे हैं। एंड देयर इज़ टेंजिबल एविडेंस कि इस अवेयरनेस की वजह से औरतें जल्दी डायग्नोसिस के लिए आती हैं, और लाइव्स बच रही हैं। और आपका लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। दूसरी चीज़, शी इज़ बीन टॉकिंग अबाउट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के हम इमेंसिपेशन, तालीम के अंदर
उनको आम स्कूलों के अंदर दाखिला हो, एंड द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। आम स्कूलों में दाखिला हो, उनको सपोर्ट मिले, उनको माशरे के अंदर सपोर्ट मिले, उनको स्किल सेट्स दिए जाएं, उनको स्किल सेट्स के साथ साथ फिर उनको नौकरी के साथ मैच किया जाए, एम्प्लॉयर्स के यहाँ काम किया जाए, एम्प्लॉयर्स को तैयार किया जाए कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को लेकर चलें। एंड दैट हैज़ मेड अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज, एंड शी वेंट टू ज्यूरिख बिकॉज ऑफ अ recognition as a person who's working with persons with disabilities कि assistive technologies में हम क्या कर सकते हैं। तो ये नहीं हो सकता। और disabled proportion देख लें, औरतों का proportion सोसाइटी में 50% तो ज़रूर है, 52% के करीब है ना। अब उनको पीछे छोड़कर मर्द अकेला भागता भागता निकल जाए, कितना भागेगा भाई? वो कितना 100 लोगों का बोझ यानी एक मर्द 2 लोगों का बोझ उठा रहा है, अपनी बीवी का और अपना। भाई कुछ दूसरे को उठाने दो ना। पाकिस्तान के अंदर यही है कि औरतों को अगर आपने इकोनॉमी से दूर रखा हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन है, उनको दूर रखा हुआ है, तो बोझ कौन उठा रहा है? मर्द अकेला उठा रहा है मईशत का। और मईशत आपकी कहाँ जा रही है? आपकी यूँ स्टेबल है या यूँ जा रही है? भाई तो मदद लो। आपके पास इतने अच्छे वर्कर सेट है, मैं खुद वर्कर हूँ, आप मर्द खुद वर्कर है, इतना अच्छा वर्कर सेट है, उसको इग्नोर करें। तो इसी तरह से जहाँ 50% हमने औरतों को निगलेक्ट किया, और कायदे आज़म ने क्या खूब कहा कि जनाब नो कंट्री कैन प्रोग्रेस विदाउट वुमेन। ही वॉज इंसिस्टेंट है। और अपनी बीवी को भी महफिलों में यानी जलसों के अंदर ले जाने के एतबार से शी वंस गॉट डाउन फ्रॉम द कार एंड वेंट इन, तो लोगों ने कहा कि आप नहीं आ सकती, तो शी वेंट बैक एंड शी सेड जे, वो जिन्ना साहब को जे करके प्यार से बुलाती थी, उन्होंने कहा जे दे आर नॉट लेटिंग मी इन। तो कायदे आज़म ने अपने जेब से अपना इन्विटेशन कार्ड निकाल कर उसको दिया कि तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम जाओ, वुमेन आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो देखो इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल सेटअप किए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में जब औरतों को दफन किया जाता था बच्चियों को पैदा होते हुए, इमेजिन करें उस सोसाइटी में जहां औरत का कोई मुकाम था, इमेजिन करें एक कितना बड़ा इनकलाब लेकर आए कि औरत को विरासत भी दी, औरत को माशरे में अहमियत भी दी। और 2 चीज़ें थीं उस ज़माने में जो बड़ी तकलीफ दे थी, एक ग़ुलाम स्लेवरी और एक औरत का एक्सप्लॉयटेशन। और औरत की विरासत का तो नाम ही नहीं था, औरत को तो वो बर्डन समझा जाता था सोसाइटी के अंदर, जो आज भी बाज़ कल्चर्स के अंदर आज तक समझा जाता है, ठीक है ना। तो लिहाजा उन्होंने 2 बर्डन बहुत बड़े उठाए इमेंसिपेशन के हैं, और हर कमज़ोर तबके के लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ उठाई। दैट्स द बिगेस्ट चैम्पियन ऑफ द वर्ल्ड अल्लाह सुब्हानहू तआला क्रिएटेड। क्या उठाया उन्होंने? औरत को जब विरासत दी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने विरासत दी, इट वॉज अनथिंकेबल। अच्छा, और मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि कहाँ रह गए पाकिस्तानी, कहाँ रह गए मुसलमान, जिसका अभी जिक्र किया मेरे भाई ने कि 56वां नंबर है और वो भी तुर्की का है अमंग द जेंडर इक्वालिटी। कहाँ रह गए कि जब मुसलमान वॉज द वाहिद रिलीजन, वाहिद रेस, वाहिद कल्चर जिसने औरत को विरासत दी। कैन यू इमेजिन कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए। अच्छा, विरासत दी, सिर्फ विरासत नहीं दी, ग़ुलामों को आज़ाद करने के एतबार से हर मौके पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनकी गर्दनें आज़ाद करो, है। और मोटिवेट किया कि अगर कोई तालीम दे सकता है तो तालीम दे, एक बच्चे को तालीम दे, इसकी गर्दन आज़ाद करो, है। तो उस माशरे के अंदर चेंज लाना ऑल ऑफ अ सडन नहीं था। ही हैड टू एस्टैब्लिश हिज इंटेग्रिटी इन दैट सोसाइटी एज अ ह्यूमन बीइंग, है कि अमीन है, लीडर हैं, हमदर्द हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, दरगुजर करने वाले हैं। टीमें ऐसी बनती हैं दरगुजर के साथ, नफरतों के साथ, मुनाफरतों के साथ, बदला लेने वालों के साथ कौमें नहीं बनती। और आज भी मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि अनलेस यू यूनाइट, अनलेस आप दरगुजर करें, ये सोच लेना कि इसने मेरे साथ यही किया था मैं भी इसके साथ यही करूं, इज नॉट व्हाट विल ब्रिंग द कंट्री टुगेदर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये सूरत नाजिल हुई पहले हज़रत यूसुफ के ऊपर कि दरगुजर के एतबार से कि कहीं अपनी दुश्मनी में ऐसा काम मत कर जाना, ऐसा काम मत करना कि तुम इंसाफ से दामन तुम्हारा हट जाए। तो हज़रत यूसुफ के ऊपर नाजिल हुई। हज़रत यूसुफ ने अपने भाइयों को दरगुजर किया जिन्होंने उनको कुएं में डाल दिया था मरने के लिए, हैं। फिर मेरे नबी के ऊपर नाजिल हुई। ये जब नाजिल हुई जब वो मक्का फतेह कर रहे थे सुलह हदैबिया से पहले कि जाओ, हैं, और दरगुजर करो,
वाह वाह, तो कौम बनती है। कौम ऐसी हवा में नहीं बनती, और कौमों को जरूरत है इस बात की। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि औरतों के हवाले से I never forget to mention the fact कि 1902 तक, देखो मिसाल देख लो, you were the first people, you were the first race, you were the first religion to do that. 1902 तक इंग्लैंड के अंदर औरत was a property of her husband, property कानून के अंदर था, औरत was a property of her husband or the property of the father. She could not have any wealth. जो उसकी wealth थी अगर उसने कमाई थी तो वो द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड और द फादर। औरत की वेल्थ ही नहीं थी ना। 1902 की बात कर रहा हूं, ज्यादा पुरानी नहीं, मगर उन कौमों ने ये रियलाइज किया कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, मईशत बढ़ रही है, तो हमें तो काम चाहिए। तो उस काम के चक्कर में औरत को बतदरीज उन्होंने आजाद किया अपनी जरूरत के एतबार से। एथिक्स और मोरालिटी के एतबार से तो बाद में फॉलो किया ना। मेरा मजहब तो एथिक्स और मोरालिटी से शुरू हुआ कि औरत का हक है। काम तो बात की बात है, काम तो आजकल मैं आपको सेल कर रहा हूं ये आइडिया कि औरत को अगर आप इमेंसिपेट करेंगे तो आपकी मईशत भी चलाएगी, ये तो मैं आई एम सेलिंग द आइडिया। मगर दैट इमेंसिपेशन इज बेस्ड ऑन जेंडर इक्वालिटी एज अ वर्च्यू बाय इटसेल्फ इन मेरे मजहब के अंदर। तो मैं समीना अलवी के हवाले से ये कह रहा था कि देखो, जब आप नियत कर लें तो मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि आपने अवेयरनेस की नियत की तो पीटीए की मदद से, थैंक्स टू पीटीए, थैंक्स टू टेलीकॉम इंडस्ट्री, जिसके पास जाकर हमने मुलाकातें कर एक मैसेजिंग करवाई, तो पिछले साल ये जो अक्टूबर गया है, अक्टूबर में 14 करोड़ 50 लाख मैसेजेस गए ब्रेस्ट कैंसर के कॉल वेटिंग पर। एक महीने में 14 करोड़ 50 लाख। मस्ट हैव मेड अ चेंज। और अब फॉर योर इन्फॉर्मेशन अब शुरू हुआ, आज ही मेरे पास मैसेज आया है, हम पीटीए का शुक्रिया अदा करेंगे, आज ही मैसेज आया कि ज़ारा एक्ट से आप वाकिफ़ होंगे कि बच्चियां अगवा हों और उनके साथ रेप हो तो यू मस्ट इन्फॉर्म वेरी क्विकली, वेरी शार्पली। कहा यह जाता है कि अगर 24 घंटे में अलार्म रेज नहीं किया गया तो द चांसेस ऑफ फाइंडिंग द चाइल्ड गेट मच लेस। तो ज़ारा एक्ट को इम्प्लीमेंट होने में ये मुश्किल थी कि जी थाने वो गए और थानेदार जो हैं वो ये सोचते हैं कि यार ये तो कल बच्ची आ जाएगी वापस, ये हमारी हिस्ट्री में जाएगा कि बच्ची गायब हो गई थी, तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आती थी। तो अब पीटीए की मदद से ज़ारा एक्ट का इन्फॉर्मेशन जा रही है। तीसरे मैं ये भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ कि 5 साल पहले 4 साल पहले हमारी मीटिंग शुरू हुई कि औरतों के लिए फैसिलिटेशन करें। एक तो अपने एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स करें और केपीआईज के तहत हर साल का तय करें कि क्या करना है औरतों के साथ। दूसरे ये कि औरतों के लिए आसान बैंक अकाउंट खोलना, ये सब कुछ चीज़ें आसानी, इन्वॉल्वमेंट इन द फाइनेंशियल सेक्टर हो। तो आई एम ग्लैड टू टेल यू कि बैंक्स आर रिपोर्टिंग एम्प्लॉयमेंट के अंदर मोर देन 25% इन ऑलमोस्ट एवरी बैंक एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन है। सम बैंक्स 50% तक पहुंच गए हैं, वेरी रिमार्केबल है। तो जब आप एक पॉलिश्ड इंडस्ट्री को और उनको लेकर चलेंगे तो मांग बढ़ेगी और इस तरह से ये हर सेक्टर के अंदर काम चलेगा। तो एम्पावरमेंट आपने खुद जिक्र किया कि अमेज़ॉन, अली बाबा सप्लाईज के तहत घर बैठे बैठे औरत का इंटरनेशनल मार्केट से ताल्लुक़ हो जाना, तो आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। औरतें एजुकेट कर रही हैं, औरतें यहाँ बैठकर लोगों को उर्दू पढ़ा रही हैं दुनिया भर के अंदर, औरतें यहाँ बैठकर कुरान पढ़ा रही हैं दुनिया भर के अंदर। तो अब एन एवेन्यू एंड अपॉर्चुनिटी हैज़ ओपनड अप। अच्छा, अब व्हाट इज़ द जिम्मेदारी ऑफ द चैम्बर? जिम्मेदारी ऑफ द चैम्बर इज़ कि अगर आज आपके पास 10 लाख औरतें हों जो इस तरह से बाहर गुड्स भेज सकें तो वो बाहर की दुनिया एक्सेप्ट करने को तैयार है। द मार्केट इज़ देयर। आपकी मार्केट स्लो हो कोई बात नहीं, यही अपॉर्चुनिटीज ली जाती है ना कि दूसरी मार्केट बड़ी वर्सटाइल सी है। तो लिहाजा आपका काम यह है कि हाथ पकड़कर जो आपने आज किया, औरतों को एनकरेज किया, इसी तरह से आप एनकरेज करें औरतों को। और औरतों की जिम्मेदारी, मैं यहाँ 2-3 साल समीना अलवी और मैं ये बात कहते रहे कि एक लोन स्कीम शुरू हुई थी औरतों के लिए, ख़ास तौर पर सस्ता लोन था, तालिब इल्मों के साथ था, यूथ के साथ प्रोग्राम था। तो बैंक्स ने मुझे 1 साल बाद बताया कि औरतों के लिए जितने हमने पैसे मुख्तस किए थे 5% भी नहीं आई।
जबकि बैंक से कह रहे थे, पंजाब बैंक और वुमेन बैंक ने तो ये कहा कि यार तुम सिर्फ हमारे पास फीजिबिलिटी ले आओ, हम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म्स हमने हायर की हैं, वो फीजिबिलिटी बना देंगी, तुम सिर्फ ज़बानी ले आओ कि तुम क्या काम कर रही हो, किसके लिए पैसा चाहिए। तो लिहाजा फेलियर कहाँ हुआ? फेलियर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, लाहौर चैम्बर वाली ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अगर ये सब काम कर रही होती जो अब वाकई बड़े अच्छे पैमाने पर शुरू हुआ, तो ये फेलियर नहीं होता। वो जो आपने जिक्र किया सस्ता लोन वाज अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड बाय द वुमेन सेक्टर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ और बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं मेरे मुल्क के। यानी एक बड़ा अच्छा सेहत कहानी के नाम से औरतों ने शुरू किया है टेली हेल्थ, वुमेन डॉक्टर्स हैव स्टार्टेड दैट है। अच्छा, और बड़ा अच्छा काम। हमारा तो नुकसान ये है कि औरतें 80% औरतें मेडिकल कॉलेजेस में हैं। माशरा ऐसा है कि उन 80% में से 50% या 60% काम नहीं करती हैं। मेरा गरीब मुल्क इतना बेचैन है लोगों को तालीम देने में। अच्छा, तालीम देकर जब माशरे में आपने खड़ा कर दिया तो माशरा उनको इनकरेज नहीं कर रहा, शादी होगी वो घर बैठ जाएंगी हैं। तो लिहाजा कितना बड़ा नुकसान है। तो लिहाजा जो औरतें प्रोफेशंस में गई हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रोफेशन को कभी मत छोड़ना। द कंट्री हैज़ इन्वेस्टेड इन यू। सिर्फ यही नहीं कि आपके माँ बाप ने पैसे दिए हैं, यार जो गरीबों ने आपसे इलाज करवाया है, जो आपके तजुर्बे की निशाना भी हुए है ना, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो लिहाजा आई एक्सपेक्ट कि जो वुमेन एजुकेट हो जाएं वो अपना प्रोफेशन ना छोड़ें। अच्छा, मगर ये भी मैं कहता हूँ, माई डॉटर इज़ हियर विटनेस, कि मैं कहता हूँ कि तुम अपने घर का भी ख्याल रखो भाई। यू सी, अंटिल यू आर बायोलॉजिकली क्रिएटिंग चिल्ड्रन एंड अंटिल यू आर बायोलॉजिकली बाउंड टू फीड दम है, तो लिहाजा इस बात की जिम्मेदारी है कि तुम ख़ानदान का भी ख्याल रखो। इतना पागल मत हो अपने पेशे के अंदर के ख़ानदान निगलेक्ट करो। तो साथ साथ चलेगी ना, सारे पैर बराबर के चलेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक तेज हो जाए है। जगहों पर बहुत जगह ये हुआ, यानी आप ही के मुल्क के अंदर ये बड़ी अच्छी कैफियत हुई कि देयर आर एरियाज वेयर 100% एजुकेशन हो जाती है। लाइक गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा वैली है। अब औरतें एजुकेट हो गई तो मर्द उनको शादी के लिए नहीं मिलता उतना एजुकेटेड। तो देयर आर, ये तो कल्चरल सिचुएशंस है जिनको हमको हैंडल करना है। मगर मेरा कहना ये है कि स्ट्रेंथन करें। जब आप औरतों को स्ट्रेंथन करने की सोचेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट, तो कीप इन माइंड औरत सफ़र करती है सबसे ज़्यादा, चाहे वो फ्लड्स हों, कुछ भी हो, वॉर हो। इस वक्त गाज़ा के अंदर कौन सफ़र कर रहा है सबसे ज़्यादा? औरतें और बच्चे। इमेजिन करें, सबसे ज़्यादा तकलीफ़, परेशान कौन? ये माशरा अंधा है, दुनिया अंधी है। इंसान के अंदर जब तासुब और बुग़्ज़ पैदा हो जाए, ये आप अपने ख़ानदानों में भी देखिएगा कि जब लोग लड़ने लगते हैं और दरगुजर उनमें नहीं हो, तो लिहाजा वो जायदाद और माल और दौलत वकीलों के हाथ पड़ जाती है, कब्ज़े वालों के हाथों पड़ जाती है, मगर ये उनके हाथ नहीं रहती। तो यही वो बुग़्ज़ और इनाद है जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि औरत इज़ द बिगेस्ट सफ़रर। तो लिहाजा इस वक्त मैं एक और चीज़ पर आपको फोकस करना चाहता हूँ। एक मिसेस एलवी का एक नया प्रोजेक्ट है जिस पर मेंटल हेल्थ की बड़ी अहमियत है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने जिक्र किया होम इकोनॉमिक्स का, मिसाल के तौर पर दैट्स द स्ट्रेंथ। अगर होम इकोनॉमिक्स लव की आपको हिस्ट्री मालूम हो, तो होम इकोनॉमिक्स जब वॉल स्ट्रीट कोलैप्स की अमेरिका में, तो अमेरिका में लोगों ने ये सोचा कि औरत को कामों पर लगाया जाए और उसको होम इकोनॉमिक्स सिखाई जाए कि घर कैसे चलाओ हैं, घर के अंदर तालीम का कितना हिस्सा हो, घर की फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करो। तो दैट टर्म वाज होम इकोनॉमिक्स। हमने कॉलेज भी कायम किए पाकिस्तान में उसी टर्म के एतबार से, होम इकोनॉमिक्स के एतबार से। एंड लेट मी टेक यू अ लिटिल फर्दर बैक। जब हमारे कल्चर्स के अंदर शादी होती थी तो औरत को एक किताब दी जाती थी जिसका नाम था, किसी को याद है? वैष्णवी देवर। अच्छा, वो क्या दी जाती थी? दैट वाज अ टूल सेट। यू मे डिसएग्री विद द कंटेंट्स ऑफ सम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ दैट टाइम। उस जमाने की बात थी ना। टूल सेट दिया जाता था औरत को कि घर को एफिशिएंटली, बच्चों को बड़ा करना, बच्चों की ग़िज़ा का ख्याल करना, खाना बनाना, सब चीज़ों का घर बनाना, वो वहाँ से था। तो इस वक्त मेंटल हेल्थ इज़ अ बिग इशू। Very few people sitting here would tell me that they don't know of mental health issues in their own families.
बहुत सारे लोग आजकल स्ट्रेस में आम स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर देते हैं सोने के लिए। अच्छा, एंड डू यू नो द परसेंटेज? 24% लोग टुडे पाकिस्तान के अंदर मेंटल हेल्थ के सफरर्स हैं, 24%। अच्छा, डॉक्टर कितने हैं? 550। लिहाजा ये डॉक्टरों से तो हल नहीं होगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि दिस इज अनदर थिंग विच यू मस्ट फोकस अपॉन। अगर डॉक्टरों से हल नहीं होगा तो फिर कैसे हल होगा भाई? यानी आप देख रहे ये, अच्छा 24% आम लोग जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, 60 to 80%, ये पाकिस्तान का सर्वे है, पाकिस्तान के अपने स्टेटिस्टिक्स है, 60 to 80% आर अंडर स्ट्रेस। क्यों? माशरे ने तालीम तालीम पैसा, तालीम तालीम पैसा पर इतना फोकस किया है कि उनकी चाबी हम भरते हैं कि कॉलेज में जब गया तो अब मेहनत करो, मेहनत करो, कमाने निकलो, मेहनत करो। और वो भागना शुरू करता है तो जिंदगी भर भागता रहता है, वो रुकता ही नहीं फिर। क्योंकि आपने अकदार जो दी ना, वो सुख चैन की तो नहीं दी ना, आपने अकदार दी कि कमाओ और इसका मुकाबला करो, उसका घर देखो, उसकी गाड़ी देखो, ये खरीदो, वो खरीदो। तो लिहाजा द यूज़ ऑफ ड्रग्स इज़ ट्रिमेंडस। आप रोज़ाना अखबार में पढ़ते हैं कि ये इसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया। रोज़ाना 5-6 खबरें मेंटल हेल्थ रिलेटेड होती हैं खबरें। तो लिहाजा इट इज़ हैपनिंग इन एवरी हाउस। तो हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि AI की मदद से औरतों को घर में टूल सेट मिलना चाहिए कि मेंटल स्ट्रेस कम कैसे होगा। मेंटल स्ट्रेस कम होता है जब जॉइंट फैमिली होती थी, उसके अंदर आपस में डिस्कशन से कम होता था। अब अमेरिका में और यूरोप के अंदर ग्रुप थेरेपी होती है कि डिस्कशन कर लो, तुम्हें घर में तो खाला चाची का तो तुम्हें पता ही नहीं है। एंड दिस इज़ नॉट न्यू। आई रिमेंबर जब मैं 70s में मिशिगन गया था तो खाला चाची फूफी ये कोई रिश्ते ही नहीं थे। वो तो लोगों को, मेरी एक क्लास फेलो थी, मैंने उसको पूछा तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि 8 साल हो गए मेरी बात ही नहीं हुई उनसे, हैं। तो वहाँ तो वो फैमिली डिसिपेट हो चुकी है। मगर मेरे मुल्क की एक स्ट्रेंथ है अभी भी फैमिली। तो मैं समझता हूँ कि ये घर का सुख चैन सुकून जो है, जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस है दुनिया भर में है, मगर पाकिस्तान के अंदर, मुझे तो पाकिस्तान की फिक्र है कि पाकिस्तान के अंदर ये मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी आपके। और टूल सेट किसको कहते हैं? देखो बड़ी सिंपल सी बात आपको कह रहा हूँ। ब्रेस्ट कैंसर का टूल सेट क्या था कि एग्जामिन योर ब्रेस्ट एवरी मंथ, एंड अगर कोई नोड्यूल अखरोट से बड़ा हो, अखरोट जितना हो, तो गो टू अ डॉक्टर। बस टूल सेट यही था। कोविड का टूल सेट क्या था? फासला रखो, हाथ धो और मास्क पहनो। तीन का टूल सेट था। जब ये बच्चियों के मामलात रिपोर्ट होने लगे, तो जब समीना अलवी अपने स्कूल्स में जाती थी, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं इलेक्ट हुआ, तो वहाँ पर ये, और जब ये हम तालीम के लिए ये बुलाती थी तो पेरेंट्स कम आते थे। जब ये इंसिडेंट्स पब्लिसाइज हुए हैरासमेंट के, सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ द चिल्ड्रन के, तो जब इन्होंने बुलाना शुरू किया तो 100% माँ बाप दोनों आते थे और सुनते थे। और टूल सेट्स क्या थे? जो मासूम माओ को नहीं पता, बहुत सारों को, कि टूल सेट ये है कि देखो 4-5 चीज़ें। अगर बच्ची आधे घंटे से ज़्यादा किसी बड़े मर्द के साथ निकली हुई है तो फिक्र करो, चाहे वो रिश्तेदारी क्यों ना हो। दैट वाज अ सिंपल टूल सेट, जस्ट बी वेरी। दूसरे, गुड टच और बैड टच किसी ने सुना भी नहीं था। यानी अब जो इवन माय ग्रैंड चिल्ड्रन और हमारे सेकंड जनरेशन को जब उन्होंने वो देखा फिजिकली कि भाई सर पर आदमी हाथ फेरे, दिस इज़ अ गुड टच, आदमी यहाँ तक कुछ ले कुछ दे दे, दैट इज़ गुड, दिस इज़ अ बैड टच। तो ये टूल सेट्स हैं। तो वुमेन फॉर पीस इन सोसाइटी, अमन नहीं है दुनिया में, है जुल्म और ज़्यादती है दुनिया भर के अंदर। मगर अगर मेरा मुल्क तरक्की करेगा तो ये कॉम्बिनेशन से करेगा कि जिसके अंदर डिप्राइव सेक्टर को आप उठा रहे हैं, माशाल्लाह चैम्बर डिप्राइव सेक्टर को उठा रहे हैं, माशरे के अंदर हमदर्दी रखें, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हों या वुमेन हों, उनको मेन स्ट्रीम में लाएं और हरासमेंट से उनको प्रोटेक्ट करें। और हरासमेंट के लिए तो एक बड़ा अच्छा वाक़या है कि हज़रत उमर से किसी ने पूछा कि एक औरत का सेफ़ माशरा क्या होगा, तो उन्होंने फरमाया कि वो माशरा सेफ़ है जिसमें औरत यमन से अदन तक जाए, जेवर से लदी हुई हो और उसको ये ख्याल ना हो कि ना मैं हरास होंगी ना मेरे जेवर को कोई आँच आने वाली है। अच्छा, ये तो मेरे भाइयों और बहनों, ये मेरा और आपका वो ख्वाब है, वो ईथॉस है जो हमने इनहेरिट किया। मगर इसको दुनिया में अगर कोई कौम ले आई तो दुनिया में उस कौम की तरक्की के इम्कानात बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त दुनिया वेस्टेड इंटरेस्ट की दुनिया है, कोई एथिक्स और मोरालिटी की दुनिया है ही नहीं।
और अगर आपके यहाँ से ये एथिक्स और मोरालिटी निकलें तो सबसे पहले 8-10 साल के अंदर आपका मुल्क तरक्की करेगा बेइंतहा, और उसके बाद आप दुनिया के लिए रास्ता दे सकते हैं। तो मुझे बेइंतहा खुशी हुई आप सब लोग, आपको मुबारकबाद सबको। एंड आइकॉनिक एतबार से माशरे के अंदर इस बात का रिकग्निशन हो। और दूसरे चैम्बर से मैं ये कहता हूँ कि ये आपने, जैसे मैं कह रहा था समीना अलवी ने ब्रेस्ट कैंसर की दागबेल डाल दी, वो खुद फलती फूलती रहेगी है। तो इसी तरह से आपने जो दागबेल डाली ये खुद भी फलता फूलता रहेगा मामला, और दूसरे चैम्बर्स भी आपको देखकर, माशरे के सिर्फ चैम्बर्स नहीं, माशरे का हर इदारा हमें अपनी साइकोलॉजिकल बैरियर्स को ख़त्म करके औरत को वो मुकाम मिलना चाहिए जिसके अंदर वो माशरे में हमारी और आपके साथ चल सके, जो हमने इजाज़त नहीं दी थी अब तक, मगर अब हम अपने आप को रिफॉर्म कर रहे हैं। तो शुक्रिया लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम।